ठीक, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मंदावन जी मेरे भाई। क्वेश्चन 3, A company is proposing to have a paid up capital of 50 million comprising 5 million ordinary shares of rupees 10 each. According to its financing plan, it will need rupees 25 million for startup and the balance after 12 months. कह रहा है जी 25 मिलियन स्टार्ट पे चाहिए होगा, 25 मिलियन एक साल के बाद, और टोटल कैपिटल कितना होगा 50 मिलियन. Directors are considering the following. At the outset, issue 5 million shares with 50% to be paid up at time of issue and the balance after 12 months on making a call on the shareholders. वो कह रहा है कि 5 मिलियन हम इशू जो है वो सारे के सारे 5 मिलियन ही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पैसे है शेयर 10 रुपए का है, 5 मिलियन इशू कर देते हैं, ये तो 50 मिलियन हो गए. कह रहा नहीं, आधे पैसे हम अभी मांग लेंगे 25 मिलियन और आधे एक साल के बाद. कह रहा है बताइए कि क्या ये अप्रोच ठीक है. बिल्कुल अप्रोच ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि ये पार्टली पेड शेयर बन जाएंगे और पार्टली पेड शेयर इशू करने की इजाजत कंपनीज एक्ट में नहीं है. क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो अप्रोच है गलत. अब आगे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपसे एडिशनल पूछ रहा हूं कि ये अप्रोच गलत, तो फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि सही अप्रोच क्या हो जी? हाँ जी, वो कह रहे 2.5 मिलियन शेयर्स अभी इशू कर दें फुली पेड और फिर 2.5 मिलियन शेयर्स एक साल के बाद कर दें. यानी इशू फुली पेड करने हैं, लेकिन जितनों की जरूरत है वो भी इशू कर दे, बाकी एक साल बाद. ये ऑप्शन, इसकी इजाजत है कंपनीज एक्ट में, ठीक है. यानी सारे का सारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल एक ही दफा इशू करना लाजमी नहीं है, ठीक है. इशूड शेयर कैपिटल आप कम कर सकते हैं ऑथोराइज की निस्बत, लेकिन जितना भी इशू करना है वो फुली पेड होगा जी. क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन जी? एक मिनट है उनको भाई. हाँ, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर में कह रहे हैं इंटाइटलमेंट ऑफ राइट इशू एंड बोनस इशू. राइट इशू कहते हैं, देखिए जब कभी कंपनी ने मजीद शेयर इशू करने होते हैं ना, जैसे अभी एग्जांपल हुई कि 5 मिलियन में से फर्स्ट कीजिए 2.5 मिलियन शेयर अभी इशू कर दिए. अब क्वेश्चन ये है कि साल के बाद जब रिमेनिंग 2.5 मिलियन शेयर इशू किए जाएंगे, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर किए जाएंगे, बाद में आउटसाइड पार्टीज को, या पहले ही पूरी जनरल पब्लिक को ऑफर कर दी जाएगी, जो मर्जी आके परचेज कर ले? क्या किया जाए? लॉ कहता है पहला राइट जो है वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है. इस राइट को कहते हैं राइट इशू. राइट इशू समझ आ गया? बोनस इशू का कंसेप्ट ये है, सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी के प्रॉफिट में तो होती है, आपको पता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस काउंटिंग में फर्क है. हम अक्रूवल बेसिस के मुताबिक चलते हैं. अक्रूवल बेसिस के मुताबिक प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन कंपनी के पास कैश मौजूद नहीं है. बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ऐसा हो सकता है, ज़हन में रखिए. इस सूरत में कंपनी क्या करती है, फिर वो बजाय लोगों को कैश में डिविडेंड देने के, वो इन काइंड यानी शेयर्स दे देते हैं कि आप ये हमारे पास शेयर हैं, ये आप शेयर लीजिए और अब आप खुद से स्टॉक एक्सचेंज में जाके इनको सेल कर लें, आपको पैसे मिल जाएंगे. इसको कहते हैं बोनस इशू, ठीक है. तो शेयर होल्डर्स का ये भी राइट है, जैसे डिविडेंड रिसीव करने का राइट है, तो डिविडेंड की बजाय अगर कंपनी बोनस इशू कर दे तो वो भी उसका राइट है, वो रिसीव करेगा. ठीक जी मेरे को. क्वेश्चन नंबर 1 में रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी होगी? कैन ए कंपनी इशू पार्टली पेड, इफ सो डिस्क्राइब द रेलिवेंट. तो नहीं इशू कर सकते, ठीक है. रेलिवेंट प्रोविजन यही लिखेंगे, कंपनी कैन इशू ओनली फुली पेड शेयर्स, बस. ठीक. अच्छा, अगर एक कंपनी फुली पेड शेयर इशू कर सकती है, बस पार्टली पेड इशू नहीं कर सकती, तो फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी में ये क्यों लिखा हुआ है कि उनकी लायबिलिटी होगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम?
हाँ, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई 20, 25, 30 साल पुरानी कंपनी जो थी जिन्होंने उस वक्त के पार्टली पेड शेयर इशू किए और अभी तक मजीद इशू नहीं किए, वो केस को सामने रख के उन्होंने लायबिलिटी रखी है। वरना अब जो अभी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं इनमें लायबिलिटी जीरो ही होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जितने भी फेस वैल्यू है वो पे पहले ही कर देते हैं। फुली पेड का कंसेप्ट ही है। और की क्वेश्चन 1 बाय 1 जी मेरे भाई। हाँ, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। कल बात हुई थी कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल में डिफरेंस। जैसे अभी जो इन्होंने क्वेश्चन लिया उसी से कंसेप्ट समझते हैं, 5 मिलियन और 2.5 मिलियन वाला। अगर हम 2.5 मिलियन शेयर्स आज स्टार्ट में इशू कर देते हैं तो हमारा ऑथोराइज्ड शेयर जो है वो है 5 मिलियन, इशू किए 2.5 मिलियन। अब देखें 2.5 साल के बाद डायरेक्टर्स ने मजीद 2.5 मिलियन शेयर इशू करने हैं। क्या ये शेयर इशू करने के लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत है कि सर पहले आप हमें मंजूरी दें फिर हम इशू करें? नहीं, इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरे हो गए 5 मिलियन, अब आप मजीद 1 मिलियन शेयर्स मजीद इशू करना चाहते हैं, अब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। अप्रूवल भी कौन सी? स्पेशल है, क्योंकि अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज होना है। तो अगर तो आपने इशूड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना हो ना, उसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत डायरेक्टर खुद से फैसला करके कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है उसके लिए फिर आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। और कौन से वाली अप्रूवल? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर हो गया भाई कंसेप्ट? जी मेरे भाई। अब नहीं, अगर इंक्रीज करना जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आप मुनासिब समझते हैं, जितने आपके ख्याल में आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है वो आप कर सकते हैं। हाँ, जितना आप मुनासिब समझते हैं। और देखिए बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि कितने पैसे चाहिए होंगे। कुछ बिजनेस हो सकता है 10, 15, 20 लाख में स्टार्ट हो जाए, कुछ बिजनेस हो सकता है उनके लिए 10, 15, 20 करोड़ भी कम हो। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो प्रोमोटर्स जो है, सब्सक्राइबर्स पहले से अपने जेहन में आइडिया लगा लेते हैं, हमें इस बिजनेस के लिए कितना को मैक्सिमम पैसों की जरूरत होगी, उतना रजिस्टर करवा लेते हैं। फिर जैसे जैसे उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती रहे वैसे वैसे शेयर इशू करते रहते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस वाली ये इन्होंने अभी क्वेश्चन उठाया। इन्होंने कहा सर क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कोई लिमिट होती है कि मैक्सिमम इतना? कोई लिमिट है, जितना भी आप मुनासिब समझते हैं रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए मुझे पैसों की जरूरत है 10 मिलियन की। कितने की जरूरत है? 10 मिलियन। और मैं शेयर कैपिटल रजिस्टर करवा लेता हूं 1000 मिलियन। करवा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। 1000 मिलियन करवा लिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे अपने थोड़े से 5-6 मिलियन की, जो 10,000 मिलियन वाली कंपनी है? आप फौरन कहेंगे 10,000 मिलियन वाली कंपनी, उसमें मेरे पास 5-6 मिलियन, मेरे के पैसों की तो इसके आगे हैसियत ही कोई नहीं है, तो इसकी बड़ी मेहरबानी, इसने मेरे से पूछ लिया, आप फौरन तैयार हो जाएंगे। हालांकि ये मैंने आपको गलत स्टेटमेंट दी। अब देखें, मैंने रजिस्टर तो करवा लिया 10,000 मिलियन, लेकिन मेरे पास एक्चुअली जो है वो फॉर एग्जांपल 10 मिलियन है। एक्चुअली जो शेयर इशू किया मैंने कितना, रजिस्टर कितना करवा लिया? 10,000। एक्चुअली 10 मिलियन, लेकिन मैं लोगों को धोखा देने के लिए कि 10,000 मिलियन वाली कंपनी आ रही है आपके पास, 10,000 मिलियन वाली कंपनी आपके साथ प्रोजेक्ट शुरू करने लगी है, ये वर्ड यूज कर सकता हूं ना। अब अगर मैं अपनी कंपनी को 10,000 मिलियन कैपिटल वाली कंपनी कहता हूं तो क्या मैं गलत कहता हूं? नहीं, मेरे पास तो मेमोरेंडम है, इसके ऊपर लिखा हुआ 10,000 मिलियन। तो लॉ ये कहता है जब आप इन्वेस्टर के पास जाए ना, किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट करें, उन्हें कोई नोटिस भेजें, तो आपका राइट है ऑथोराइज शेयर कैपिटल उन्हें बताएं, राइट है, रोक नहीं रहे क्योंकि आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। लेकिन लाजमी है जहां ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताएं साथ ही इशूड शेयर कैपिटल भी बताएं। उन्हें जहां ये पता चले आपके ख्वाब कितने ऊंचे हैं, ये भी पता चले आपकी हैसियत क्या है, हैसियत क्या, ठीक है। इसीलिए लॉ ने क्या कहा, जहां कहीं ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपने लिखना है इक्वली प्रोमिनेंट स्पेस पे, इक्वली प्रोमिनेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि ऊपर लिख दे बाय 1 गेट 1 फ्री,
और नीचे छोटा सा सिर्फ लिख दे कि ये ऑफर सिर्फ इतवार को रात 1 से 3 बजे तक है। और वो बड़ा बाय वन गेट वन फ्री, वो सारी मशहूरी हो जाए यार, कंपनी कितनी दयालु है, कितनी रहम दिल है। वो भी दीजिए, वैसे वैसे कंपनी ऐसा करती है ना, अनलिमिटेड पैकेज, और फिर 2 दिन बाद पैकेज खत्म हो जाता है, और फिर फोन करे कहते हैं सर अनलिमिटेड की भी लिमिट होती है। वो नीचे थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन पढ़ी नहीं थी आपने? भाई वो कौन पढ़ता है? इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा कि आपने जहां ऑथोराइज शेयर कैपिटल इक्वली प्रोमिनेंट स्पेस पे आपने अपना इशूड शेयर कैपिटल भी लिखना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन मेरा? चलिए, ये मैंने खुद से बताना था मैंने, लेकिन आपने पूछ लिया तो अच्छा हो गया, ये एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट हो गया जी। और की क्वेश्चन जी? अगर कंपनी पार्टली पेड शेयर इशू करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। नहीं कर सकते ना, नहीं तो क्या वापस जाएं, पास में जाएं, टाइम मशीन लेके आए फिर? नहीं, जब पॉसिबल नहीं है तो ना करें उसको। नहीं आ सकता, भाई की गारंटी है नहीं आएगा कि अगर करना चाहती है तो क्या कर सकते हैं। नहीं वो जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे लग रहा है सवाल ये भी वही है, बस मैं अल्फाज बदल लिए थोड़े। प्रॉफिट एंड लॉस में जाहिर है वो इतने तो नहीं है, वो डायरेक्टर पागल के वो उसको पैसे आधे लें और डिविडेंड पूरे का दे। वो डिविडेंड भी पेड अप कैपिटल के हिसाब से देते थे, जितना पेड हुआ होता था उसी हिसाब से डिविडेंड देते थे। इन्वेस्टमेंट होती, राइट्स भी उसी तरह प्रोपोर्शनेट होते थे, राइट्स भी प्रोपोर्शनेट होते थे जी। और कोई क्वेश्चन? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के शेयर कैपिटल कौन सा? इशूड शेयर कैपिटल नहीं। जब हम नॉर्मली बात करते हैं ना शेयर कैपिटल की, तो इससे मुराद ऑथोराइज शेयर कैपिटल ही है। हाँ, शेयर जो रजिस्टर करवा सकते, जो देखें जो आप मैक्सिमम इशूड कर सकते हैं ना शेयर कैपिटल, वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हद तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशू शेयर कैपिटल बराबर हो गया है और आपको मजीद शेयर कैपिटल इशू करना है, तो पहले शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन से आपको मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद इशू कर सकते हैं। हाँ, जो इशू कर सकते हैं, पूरी बात करें ना मेरे भाई आगे, विच कैन बी, वैसे ना क्या करें यार, आधी लाइन बोलेंगे मुझे भी समझ नहीं आएगी, आपको भी समझ, विच कैन बी इशू। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम अमाउंट है जो हम शेयर कर सकते हैं इशू, यानी ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है, इस अमाउंट तक हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं जी। और की क्वेश्चन? नहीं भैया, कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, और ये जहन में रखिएगा, क्वेश्चनिंग करने से आप ज्यादा सीखते हैं। एक अप्रोच ये है कि मैं आपको सिखाऊं, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप पूछें और फिर मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा लर्निंग हो। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं फिर। आज हमने सीखना क्या है? आज हम 2 कंसेप्ट सीखेंगे, एक काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, ये कंसेप्ट सीखना है, और दूसरा अल्टरेशन इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अल्टरेशन इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये तो बहुत आसान है, ठीक है। जो काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर ये भी आसान है, ये आसान है और ये बहुत आसान है। हाँ जी, नहीं पहले तरतीब से चलते हैं ना, जिस तरतीब से मैं याद करके आया उसी तरतीब से चलना है। शेयर कैपिटल कहता भाई 2 लफ्ज होते हैं, एक होता है काइंड्स ऑफ शेयर, एक है क्लासेस ऑफ शेयर। आम इंग्लिश में शायद इनमें कोई फर्क ना हो, काइंड्स कह ले, क्लासेस कह ले, टाइप्स कह ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन जब लॉ ने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है किसी खास कंटेक्स्ट में, हम उसी कंटेक्स्ट में वर्ड यूज करते हैं। आपने नोट किया होगा लॉ नॉर्मली चेंज का वर्ड यूज नहीं करता, चेंज की बजाय वर्ड यूज करता है अल्टरेशन का। तो हम भी फिर एग्जाम में क्वेश्चन में अल्टरेशन का वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है।
तो वो कहता है जी एक है लफ्ज काइंड, एक है क्लासेस। कहता है जो शेयर कैपिटल होता है इसकी डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं और फर्दर हर काइंड की आगे क्लासेस हो सकती हैं। यानी समझाने के लिए कह रहा हूं कि काइंड्स ऑफ शेयर्स लेवल 1 की क्लासिफिकेशन और आगे इनकी फर्दर लेवल 2 की क्लासिफिकेशन, क्लासेस ऑफ शेयर। शेयर्स की दो काइंड हो सकती हैं। कितनी काइंड हो सकती हैं? दो, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये काइंड्स है, ठीक है। आगे फर्दर ऑर्डिनरी शेयर की भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। लेकिन आगे चलने से पहले हम ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क समझते हैं। जिनमें फर्क क्या है? पहली चीज तो ज़हन में रखें, है दोनों शेयर्स, डिबेंचर नहीं है। इसमें भी शेयर आ रहा है, इसमें भी शेयर आ रहा है, दोनों शेयर है। इसलिए जब हम कहीं लफ्ज शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें बताइए सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर को इंक्लूड करें, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को, कि दोनों को इंक्लूड करें। तो ये ऑर्डिनरी शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर। सब फर्क समझने के लिए पहले चलते हैं, अब पाकिस्तान का थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं। पाकिस्तान, बाहर के मुल्कों में तो होता ये है, वो सूद लेते भी है, देते भी है खुश होके, और वो कहते हैं बहुत अच्छा, जिंदगी सुकून में है। पाकिस्तान में इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक अक्सरियत का ये ख्याल है, और बल्कि है भी ये बात ऐसे, कि जो सूद लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। सूद लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो जो इन्वेस्टर्स थे, कंपनी ने आके कहा सर हम आपको डिबेंचर इशू करते हैं, हमने पूछा डिबेंचर क्या होता है? उन्होंने कहा डिबेंचर में आप कंपनी को लोन देंगे, कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी कि हमने आपसे इतने पैसे वसूल पाए हैं और हम आपको हर साल इतना इंटरेस्ट देंगे, 5 साल बाद आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे। हमने कहा हर साल क्या दोगे? उन्होंने कहा इंटरेस्ट फिक्स अमाउंट होगी। हमने कहा सूद दोगे? सूद नहीं हमने लेना, भाग जाओ, कोई पैसे नहीं है। अभी दुनिया में पैसे ले लें, बाद में जहन्नुम में पड़े हो, नहीं कोई पैसे नहीं, भाग जाओ। उसने कहा अच्छा दूसरी ऑप्शन क्या? आप ऐसा कीजिए हमारे शेयर्स ले लीजिए। हमने कहा शेयर्स क्या होते हैं? उसने कहा शेयर्स में भी आप कंपनी को पैसे देंगे, कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दे देगी जिस पे लिखा होगा कि आपके कंपनी में इतने शेयर्स हैं, सबूत होगा इस चीज का कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। शेयर सर्टिफिकेट कंपनी आपको देगी। हमने कहा इस पे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा इस पे हर साल अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड मिलेगा। हमने कहा डिविडेंड वाली बात तो बहुत अच्छी की, इससे पहले जो तुमने कहा अगर प्रॉफिट हुआ, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको जरा एक्सप्लेन करो। वो कहने का देखिए सर, जब शेयर खरीदेंगे आप कंपनी के ओनर बन जाएंगे, मालिक, और कंपनी के मालिक को इंटरेस्ट सूद नहीं मिलता, उसको प्रॉफिट मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर कभी प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड में से हिस्सा दे दिया जाएगा। और हमने कहा अगर प्रॉफिट ना हुआ, उन्होंने कहा तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। हमने कहा अगर लॉस हुआ तो, उन्होंने कहा फिर आपकी इन्वेस्टमेंट में से उतने पैसे कट जाएंगे। अब देखिए डिबेंचर में इंटरेस्ट मिल रहा था फिक्स, और कंपनी मुनाफे में नुकसान में, डिबेंचर होल्डर को कोई टेंशन नहीं। शेयर होल्डर ने कहा है ये बड़ा रिस्की है, नहीं अभी भी कोई पैसा नहीं है, भाग जाओ, इतनी रिस्की इन्वेस्टमेंट, हम तुम्हें पैसे दे, बाद में तुम आके हमें खबर सुना दो नुकसान हो गया है, हम तो लुट गए, कोई भाग जाओ, कोई पैसा नहीं। अब शेयर होल्डर पे वो जो इन्वेस्टर, जो कंपनी वाला था, वो बेचारा परेशान। उसकी किसी बैंक वाले से मुलाकात हो गई। बैंक वाले ने कहा हाँ मेरे दोस्त परेशान क्यों हो? उसने कहा क्या बताऊं, मुझे पैसों की जरूरत है और ये जिन इन्वेस्टर्स हैं ना डिबेंचर पे मान रहे हैं ना शेयर्स में मान रहे हैं। तो बैंक वाले ने कहा तो तुम वैसे क्यों नहीं करते जैसे हमने किया है? उन्होंने कहा जी तुम लोगों ने क्या किया है? उनका पहले हम कहते थे कि हमारे पास पैसे रखवाएं, हम आपको देंगे इंटरेस्ट, तो लोग नहीं आते थे। फिर हमने कहा आप हमारे पास पैसे रखवाएं, हम आपको देंगे मुनाफा, तो कंपनी वाले ने कहा तो वो ओनर बन गए तुम लोगों के? उन्होंने कहा नहीं नहीं, है इंटरेस्ट ही, नाम हमने क्या रख दिया है, मुनाफा। उन्होंने कहा वो भी खुश तो हम भी खुश।
उनका फिर इसका मतलब क्या? उनका इसका मतलब ये है कि तुम इशू डिवेंचर ही करो, इनका नाम बदल के प्रेफरेंस शेयर्स रख दो। इशू क्या करो? डिवेंचर। नेचर सारी टर्म्स एंड कंडीशन इनकी डिवेंचर की तरह तकरीबन, लेकिन नाम क्या रख दिया? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर। देखिए मैं उस साइड पे नहीं है, मैं कोई इतना आलम तो नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, ये तो कोई आलम मुफ्ती बता सकते हैं कि इसका मजहबी नुक्ता नजर से क्या हैसियत है। मैं तो कानूनी नुक्ता नजर से बता सकता हूँ। जरा अब सुने, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में फर्क समझ आया? वो कहता है जी अभी समझ नहीं आया, मिसाल से वाजे करें। आगे देखते हैं एग्जांपल्स वन बाय वन। कहता है सबसे पहला, अगर आपको पैसों की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, इन्वेस्टर आपको पैसा देने को तैयार नहीं है क्योंकि शायद उन्हें खतरा है कि आप बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे, तो फिर आप उनको ऑफर करते हैं। आपने कहते हैं सर हम आपको प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर में फायदा क्या होगा? एक तो नाम से जाहिर है आपको कुछ राइट्स में प्रेफर किया जाएगा, कुछ राइट्स में प्रेफर किया जाएगा। उनका किस राइट्स में प्रेफर किया जाएगा? अब वो राइट्स हैं जिनकी वजह से इनका नाम पड़ा प्रेफरेंस शेयर, इन्हें प्रेफर किया जाएगा। यानी जब कभी डिविडेंड दिया जाएगा, ये भी लाइन में खड़े होंगे, ये भी लाइन में खड़े होंगे, दोनों शेयर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। पहले डिविडेंड किनको बांटा जाएगा, फिर अगर पैसे बचे तो, नहीं बचे तो, बहुत ज्यादा बचे तो, नहीं बहुत ज्यादा बचे तो फिर भी इनको मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा, बाद में अगर पैसे बचे और जितने पैसे बचे, अगर पैसे बचे और जितने पैसे बचे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। अब देखें डिविडेंड इनको भी मिलता है, डिविडेंड इनको भी मिलता है, लेकिन इनका प्रायोरिटी राइट कैसे है? इनको पहले मिलेगा प्रेफरेंस। दूसरा, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो किसको मिलते हैं? शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब जब ये तो डिविडेंड था ना, हर साल कंपनी खत्म हो गई, आखिरी दफा पैसे बांटने लगे हैं, वाइंड अप हो गई, सारी लायबिलिटी पे कर दी, अब शेयर होल्डर्स को पैसे बांटने हैं, ये भी लाइन बना के खड़े हैं, ये भी लाइन बना के खड़े हैं। अब बताइए पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? इन्हें प्रेफर किया जाता है डिविडेंड देते वक्त और जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ये प्रेफरेंस शेयर और ये ऑर्डिनरी शेयर। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर वालों ने कहा प्रेफरेंस शेयर वालों को, भैया बात सुनो, तुम लोगों ने अहमियत दी है पैसे को, तुम लोगों ने हमारी कदर नहीं पहचाने, हम भी तुम्हें अब पैसे ही देंगे, लेकिन कंपनी के जो भी फैसले करने होंगे वो हम खुद करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ पैसों से गर्ज होनी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला ठीक है, हमें कोई गर्ज भी नहीं है ना आपसे ना आपकी कंपनी से, हमें बस जब हमें पैसे टाइम पे मिलते रहे प्रेफरेंस शेयर। हमने कहा फिर ठीक है, फिर जब जनरल मीटिंग होगी उसमें जब वोट देने होंगे, फैसले करने होंगे, तो हमारे पास वोटिंग राइट्स होंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों के पास, ताकि हम फैसले कर सकें। आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। कहता ठीक है, ये लो राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। किसका राइट है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को राइट, लेकिन उन्हें ये जो राइट मिल गए, उन्हें इसकी क्या जरूरत है? आगे चल रहे। इररिडीमेबल, रिडीम का मतलब होता है रिटर्न। रिडीम का मतलब क्या होता है? इर इंग्लिश आप बेहतर जानते हैं मेरे से, ये नॉट की सेंस आती है जब ये लगता है। इररिडीमेबल का मतलब जो वापस हो सकते हैं, इररिडीमेबल का मतलब जो वापस नहीं हो सकते। जैसे डिबेंचर है, जब आप इशू करते हैं बताते हैं साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आप आके वापस करें, पैसे आपको मिल जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल, आपको बताया नेचर इनकी डिबेंचर की तरह, नाम बदल दिया रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर रिडीमेबल नहीं है। कंपनी को जाके कभी 5 साल 10 साल 15 20 साल बाद वापस जाके कहें बस सर ये पैसे मुझे वापस कर दें,
वो कहते हैं नहीं, शेयर्स एक दफा इशू हो जाए, ऑर्डिनरी शेयर इररिडीमेबल है। आपने एक दफा, मैं कंपनी हूं, मेरी कंपनी, आपने एक दफा शेयर्स खरीद लिए, अब 10 दिन बाद आप वापिस आए, शेयर वापस कर लें, हम कहेंगे शेयर वापस नहीं होते, शेयर वापस। आप कहेंगे मुझे पैसों की जरूरत है अरशद, क्या करूं? तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दो। शेयर्स आर इररिडीमेबल बट आर ट्रांसफरेबल, दूसरे को ट्रांसफर कर दो। तो कहने लगे मैं दूसरा कहां से ढूंढूं जिसको ट्रांसफर करना है? तो स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ, अगर लिस्टेड कंपनी है तो। लिस्टेड कंपनी तो इररिडीमेबल रिडीमेबल में फर्क समझ आ गया? इररिडीमेबल का मतलब है कंपनी को वापस नहीं किए जा सकते, लेकिन आगे किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिर डिविडेंड वेरीज, ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को कभी डिविडेंड मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी बहुत ज्यादा मिलता है, कभी बहुत कम मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को नॉर्मली डिविडेंड फिक्स होता है। अच्छा, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को जो डिविडेंड मिलना है या नहीं मिलना, ये कब, ये हर साल डिसाइड होता है। हर साल डिसाइड होता है कि इस साल डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किस मौके पे डिसाइड होता है भला? एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिलना है फिक्स होता है, ये कब डिसाइड होता है? ये हर साल डिसाइड नहीं होता, एट टाइम ऑफ इशूज, उसी वक्त लिखा पढ़ा तो हो जाती है, बस वो कहते हैं ये ले। तो बताइए ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क समझ आया? इसकी नेचर, प्रेफरेंस शेयर की नेचर समझने के लिए कह रहा हूं, डिबेंचर की तरह है, लेकिन चूंकि उन तसल्ली के लिए नाम इन्होंने प्रेफरेंस शेयर रखा हुआ है, इसलिए लीगली इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर भी हो, प्रेफरेंस शेयर भी हो, तो आपको बताइए मेमोरेंडम में प्रेफरेंस शेयर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? मेमोरेंडम में आपको प्रेफरेंस शेयर रजिस्टर करवाना पड़ेंगे कि नहीं करवाना पड़ेंगे? लॉ कहता है बिल्कुल करवाने पड़ेंगे, ये भी शेयर्स हैं ऑथर। हाँ जी, यानी आपका हो सकता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर पे मुश्तमिल हो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी, सारे का सारा ऑर्डिनरी शेयर हो, ये भी पॉसिबल है। आधा ऑर्डिनरी शेयर हो, आधा प्रेफरेंस शेयर हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन लिखना पड़ेगा। 5 टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना? 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। डिवीजन कैसे है? 2.5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑर्डिनरी शेयर्स, 2.5 मिलियन ऑफ ₹10 ईच प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल मिलके 5 मिलियन शेयर। तो इसका मतलब है अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? और भाई है तो शेयर ही ना, कंफ्यूज क्यों हो गया इतना? प्रेफरेंस शेयर है कि नहीं है? तो जो भी शेयर कैपिटल हो, जो भी शेयर मेमोरेंडम में रजिस्टर करवाने होते हैं कि नहीं? तो यही मैं समझा रहा हूँ, करवाने अलग-अलग करवाएंगे, बताएंगे कि कितने शेयर प्रेफरेंस है, कितने ऑर्डिनरी है। ठीक हो गया ये कंसेप्ट। आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर में फर्ज कीजिए हम आपको मैंने एक दफा एग्जांपल दी थी, याद होगा आपको, वो पीडीसीएल वाली। पीडीसीएल ने शेयर जब बेचे थे इत्तलात को, तो उन्होंने राइट्स जो थे अपने, वो शेयर उन्होंने 26% खरीदे। उन्होंने कहा आपको हम पावर ट्रांसफर कर देंगे बाय एग्रीमेंट, मेजॉरिटी डायरेक्टर आप कर दें। हालांकि नॉर्मली एक शेयर का एक वोट होता है, तो उस लिहाज से अगर आप 51% डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपके पास 51% शेयर होने चाहिए नॉर्मली, लेकिन इस केस में उन्होंने पावर दे दी। उसी तरह बताइए कि फर्ज कीजिए हमारे सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, अब थोड़ी देर के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को भूल जाएं, क्योंकि क्लासेस हम जानिए ना, क्लासेस ऑर्डिनरी शेयर की भी होती हैं, क्लासेस प्रेफरेंस शेयर्स की भी होती हैं। तो मैंने समझाना, मैं या तो ऑर्डिनरी शेयर की एग्जांपल से समझा सकता हूं या प्रेफरेंस शेयर की से भी समझा सकता हूं, दोनों से भी समझा सकता हूं,
लेकिन मेरा ख्याल है इतना टाइम ना आपके पास है कि बैठे ना मेरे पास है, और जरूरत नहीं है। हाँ आप मिल लें, चले ठीक है। चले पहले फिर ऑर्डिनरी शेयर से समझते हैं, अगर समझ आ गई बात ठीक है, वरना फिर ऑर्डिनरी से ही दोबारा समझ लेंगे। ऑर्डिनरी शेयर नॉर्मली शेयर अगर क्वेश्चन में साइलेंट होना, इसका मतलब है कि जो भी शेयर कैपिटल है वो ऑर्डिनरी है। प्रेफरेंस हो तो खुद से बताता है, केस स्टडी में सुन लीजिए, प्रेफरेंस हो खुद से बताएगा। अगर उसे सिर्फ इतना बताया ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो आपने अज्यूम कर लेना ये ऑर्डिनरी है। उसी तरह अगर वो ये कहता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो आपने अज्यूम करना है खुद से, जब ना बताए, कि इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कोई नहीं है, सारे शेयर्स एक ही तरह के हैं। ठीक है, क्लास का क्या मतलब है? काइंड की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑर्डिनरी शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर के अंदर हम दो क्लासेस बना लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी, फर्दर क्लास सी भी बना सकते हैं, डी ई एफ भी बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। फर्दर क्लासेस बना लेते हैं, और हर क्लास में फिर जब हमने राइट्स लैदा करने हो ना, अगर करने हो कभी जरूरत के वक्त, जैसे मैंने आपको बताया इस हालात वाले केस में गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी, उन्होंने राइट्स अपने लैदा कर लिए, उन्होंने कहा 26% वाले जो है ना, इनको तो ज्यादा राइट्स दे दो, वोटिंग राइट्स, इनको ज्यादा राइट्स दे दो, और बाकी जो गवर्नमेंट के पास है इनको कम राइट दे दो। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। फिर मुझे बताइए कि क्या अगर एक कंपनी के 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर के अंदर ही क्लासिफिकेशन कर सकती है? एक तो है ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन करना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल की, उसे हम कहते हैं काइंड्स, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। अब ये अगला कंसेप्ट है, क्या ऑर्डिनरी शेयर की फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है? बिल्कुल। इसे क्या कहते हैं? क्लासेस। ये क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? जब हमने इनके राइट्स को डिफरेंट रखना हो, जब इनके राइट्स को डिफरेंट करना हो, एक को ज्यादा राइट देने हो, दूसरे को कम राइट देने हो, तो हम इसकी 2 क्लासेस या 3 या 4 कर सकते हैं। जैसे हो सकता है हमने ऑर्डिनरी शेयर में एक क्लास ए बनाई हो, उसमें हर बंदे का एक शेयर का 1 वोट दिया उसे। क्लास ए में क्या कहा हो, जिस बंदे के पास क्लास ए के शेयर हैं, जिसके पास 1 शेयर है, उसे 1 वोट मीटिंग में कार्ड कर सकता है। लेकिन फिर हमने क्लास बी भी बनाई हो, इसमें क्या कहा हो कि जिसके पास क्लास बी का शेयर होगा, उसके पास 1 शेयर के बदले में 2 वोट कास्ट करने की इजाजत है। लेकिन है दोनों ऑर्डिनरी। प्रेफरेंस को तो इजाजत ही नहीं थी ना, प्रेफरेंस को हमने कहा था तुम मीटिंग की तरफ देखना भी नहीं है तुमने, जनरल मीटिंग में तो रहा क्या काम, ये ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी में हमने फर्दर टाइप क्या बनाई, एक को कहा कि तुम 1 शेयर के बदले में 1 वोट दोगे, और दूसरे को क्या कहा, 1 के बदले में 2 वोट दोगे। क्या मैं एक तीसरी क्लास सी भी बना सकता हूं? क्या मैं इसमें ये कह सकता हूं क्लास सी तुम 1 शेयर के बदले में 0 वोट दोगे? ये भी हो सकता है, ये भी डिफरेंट राइट्स है, हो सकता है, क्या हो सकता है कि 1 शेयर जो है उसके बदले, हाँ, हम ऑर्डिनरी शेयर की क्लासिफिकेशन फर्दर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की फर्दर क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? क्लासेस ऑफ शेयर। क्लासेस ऑफ शेयर में डिफरेंट क्लासेस किस बेस पे बनाते हैं? डिफरेंट राइट्स की बेस पे। राइट्स को डिफरेंट कर सकते हैं। भाई कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? जैसे हो सकता है एक क्लास को शेयर्स ज्यादा दें, दूसरी क्लास, एक क्लास को वोटिंग पावर ज्यादा दें, दूसरी क्लास को वोटिंग पावर कम दें, और तीसरी क्लास सी को वोटिंग पावर 0 ही कर दें। वो कहता है क्लासेस है, इसमें वोटिंग राइट्स डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, नो वोटिंग राइट्स एट ऑल, ये भी हो सकता है। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? एक को है फॉर एग्जांपल दोनों का 10-10 रुपए का शेयर, ये भी 10 का, ये भी 10 का, इसको एक शेयर के बदले 1 वोट, और ये भाई क्लासेस और काइंड में फर्क समझ आया?
जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल की पहली क्लासिफिकेशन है उसे क्या कहते हैं? वो कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम में। और जो ऑर्डिनरी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की फर्दर क्लासिफिकेशन है उसे क्या कहते हैं? और वो कहाँ लिखी होती है? फिर बताइए डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कहाँ लिखी होंगी? अब बताइए टेक्निकल क्वेश्चन आगे चल के एक बहुत बड़े कंसेप्ट की बेस बनेगी। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर अगर हैं तो कहाँ लिखी होंगी? मेमोरेंडम में क्या आर्टिकल में? सोच के बताना है। इसमें क्या क्लास ए के राइट्स और क्लास बी के राइट्स एक जैसे होंगे? फर्क होंगे। ये किस क्लास ए के कितने राइट्स हैं, क्लास बी के कितने राइट्स हैं, ये लिखा कहाँ होगा? आगे। ये जहन में रखिएगा। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर कहाँ लिखे होंगे? फिर बताइए राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर कहाँ लिखे होंगे? आर्टिकल में। और फिर एंड में उसने एक वो बात बताई जो बताने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था। उसने कहा क्लास ए में और क्लास बी के राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन कहता है क्लास ए में आज शेयर कुछ इशू किए, 2 महीने बाद फिर क्लास ए के ही शेयर इशू किए। अब बताइए इसमें आज के शेयर और जो 2 महीने पहले शेयर इशू किए थे इनके राइट्स डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? ये सेम होंगे, ये सेम होंगे। क्लास ए। एक मिनट। अब ऐसा कीजिए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, तसल्ली के साथ इसकी रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन इसके एंड पे लेता हूँ। क्वेश्चन मैं भी लेता हूँ, आपका क्वेश्चन लेता हूँ। एक मिनट। कितने स्टूडेंट अभी रीडिंग कर रहे हैं? जी होगी रीडिंग तकरीबन। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए 1 बाय 1। जी मेरे भाई।
हाँ एंड ठीक है, एंड पे प्रेफरेंस शेयर में 3 लफ्ज लिखे होंगे राइट्स में, प्रेफरेंस शेयर वाले कॉलम में एंड पे 3, इनको अंडरलाइन कीजिए। वो कहता है वेरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में कॉलम बने हुए हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर वाला कॉलम है, उसका आखिरी डब्बा जो है उसमें लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स में हैव डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, इसको अंडरलाइन करें, एक्यूमुलेशन, रिडेम्पशन और कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। ये 3 लफ्ज एक्यूमुलेशन, रिडेम्पशन और कन्वर्जन, ये समझाने लगा हूं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, क्लास ए क्लास बी। हो सकता है क्लास ए को हम कहें भैया अगर प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड तुम्हें पहले मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ ना तो तुम्हें डिविडेंड इस साल का नहीं मिलेगा, फिर अगले साल का ही मिलेगा। ये पूछने लगा अगले साल 1 साल का मिलेगा कि दोनों सालों का। हमने कहा क्लास ए में हमने नॉन एक्यूमुलेटेड शेयर इशू किए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अगर 1 साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो साल फारग हो गया, अगले साल सिर्फ उसी 1 साल का मिलेगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर एक्यूमुलेटेड हैं, क्यूमुलेटिव हैं, तो फिर अगले साल 2 सालों का मिलेगा। अगर अगले साल भी प्रॉफिट नहीं होता, तीसरे साल 3 सालों का क्यूमुलेट होता रहेगा। तो प्रेफरेंस शेयर की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये इस बेस पे बना सकते हैं क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव। दूसरी ऑप्शन और कौन सी है, रिडेम्पशन। हो सकता है क्लास ए में हम कहें ये शेयर्स रिडीम, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये इररिडीमेबल शेयर इशू करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, रिडीमेबल, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल इशू कर, वो ऑप्शन भी है, उसकी भी क्लास फिर अलग बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, कन्वर्जन, कि हम उन्हें कहते हैं अच्छा भाई बात सुने, क्लास ए वालों को कहते हैं तुम 5 साल बाद आके जितने के प्रेफरेंस शेयर है पैसे ले जाना। क्लास बी वालों को कहा तुम 5 साल बाद आना, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन पैसे लेने हुए पैसे ले लेना, अगर तुमने इसके बदले में ऑर्डिनरी शेयर लेने हैं, ऑर्डिनरी शेयर ले लेना। ये उसे कन्वर्जन की ऑफर, कन्वर्जन का लफ्ज क्या शो कर रहा है कि कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर, लेकिन उसे कहते हैं जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर, अभी नहीं, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं नहीं हम अल्टीमेटली ओनर बनना चाहते हैं आपकी कंपनी का, तो उन्हें कहते हैं अच्छा पहले 5-10 साल के लिए पैसे तो लाओ ना, बाद में ओनर बनाएंगे तुम्हें। तो कन्वर्जन की ऑप्शन। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको वोटिंग की एग्जांपल दी कि वोटिंग को सामने रख के कैसे राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, अब जाहिर है प्रेफरेंस शेयर को समझाते हुए वोटिंग की एग्जांपल तो नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था वोटिंग की एग्जांपल, वोटिंग हो नहीं है। फिर इनकी क्लासेस किस बेस पे बनती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड की बेस पे, कन्वर्जन की बेस पे, रिडेम्पशन की बेस पे। जी बात समझ आ गई मेरे भाई? और की क्वेश्चन? वन बाय वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इन अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है और लॉस में जाती है तो इनको पैसे वापस नहीं, प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी लॉस में जाती है और वाइंड अप हो जाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन याद रखें पैसे वापस करने की ना तरतीब होती है, वो तरतीब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बाकी की तरतीब को तो छोड़ देते हैं, सिर्फ इन दोनों की तरतीब याद रख लेते हैं। अगर पैसे बचे हैं बाकी सारे पेमेंट होगी, ये 2 रह गए, तो दोनों में से पहले किसको मिलेंगे? इसी वजह से इन्हें प्रेफरेंस कहा जाता है, इन्हें प्रेफर किया जाएगा, उस वक्त प्रायोरिटी राइट दिया जाएगा, प्रेफर्ड राइट, ठीक है, कि पैसे वापस मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ऑथोराइज शेयर देखें, ऑर्डिनरी शेयर तो लिमिटेड बाय शेयर के लिए लाजमी है, प्रेफरेंस शेयर उसकी मर्जी है, अगर उसने प्रेफरेंस शेयर मिलाना है साथ तो मिलाए, नहीं मिलाना तो सारे का सारा ऑर्डिनरी रजिस्टर करवा ले, ठीक है। ये ना कल किसी कंपनी का मेमोरेंडम ले आप कहें सर आपने तो कहा था ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस को मिलके बनता है, इसमें तो सिर्फ ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस है ही नहीं, तो वो कंपनी की मर्जी, बनाना चाहे तो फिर मेमोरेंडम में उसे ऐड करना पड़ेगा, वरना। जी 1 मिनट, इनका पहले क्वेश्चन था जी। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर
हाँ जी, दोनों के लिए इशू होते हैं। बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, ये कंसेप्ट पहले मैं आपको समझा दूं। शेयर सर्टिफिकेट है क्या, आपके पास बाइक है, ठीक है, आपने खरीदी है, पैसे भी अदा कर दिए, आपके पास क्या सबूत है कि बाइक आप, उसकी कॉपी, वो सर्टिफिकेट होता है। किसकी तरफ से, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से। उसी तरह मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, अब मेरे पास क्या सबूत है, सबूत होना चाहिए ना, नहीं वो कोई चाबी नहीं देंगे मुझे, ये लोग, हाँ कोई सबूत होना चाहिए। तो वो एक सफ़े के ऊपर लिख दे, जिस तरह वो आपके पास वो मोटरसाइकिल के केस में होता है ना, आपका नाम लिखा होता है, उसके बाद उस गाड़ी का, मोटरसाइकिल का नंबर लिखा होता है जो आपके नाम पे है, चेसिस नंबर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह फिर कंपनी हमें, जब हम उसको पैसे देंगे, वो हमें शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। वो एक सफ़ा होगा जिसके ऊपर हमारा नाम पता होगा, उसके ऊपर कंपनी का नाम होगा, किस कंपनी के शेयर्स हैं, फिर उसके बाद शेयर्स की तादाद कितनी है ये लिखा होगा। और जैसे हमारे पास करेंसी नोट होते हैं ना, 100 का या 500 का या 1000, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, तो शेयर्स के भी नंबर होते हैं, वो नंबर लिखा होगा, 500 शेयर्स हैं, किस नंबर से किस नंबर तक। और नीचे कंपनी का जो ऑफिसर्स हैं उसके, फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी या चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उनके साइन होंगे, जिससे पता चलेगा बाकी कंपनी का जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, जो भी उन्होंने ऑथोराइज किया होगा जिन ऑफिसर्स को। तो वो शेयर सर्टिफिकेट होता है जो इस बात का सबूत है कि ये मैं इसका लीगल ओनर हूँ, ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट है, वो दोनों को देंगे, ठीक है, वो ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को भी देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी देंगे। सर इनके अगर आपने कहा था क्लासेस बनाए, और एक क्लास हमने ऐसे बनाई है जिसके कोई राइट्स नहीं है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, हाँ राइट्स वेरी होंगे, ये नहीं है कि उसका कोई भी राइट नहीं है। वो कहेगा तो भाई मुझे डिविडेंड भी नहीं देना, तुमने वोटिंग मीटिंग में नहीं आ सकता, तो मैं भाई तुम्हें पैसे किस लिए देने हैं, डिफरेंट। कोई एक राइट हम खत्म कर सकते हैं भाई, नहीं क्वेश्चन को डिस्करेज नहीं करना जी। जी बिल्कुल, उनको भी शेयर सर्टिफिकेट होगा, बिल्कुल। इनमें से हर क्लास को शेयर सर्टिफिकेट होगा। देखें, आपने किसी को पैसे देने हैं, लिखित पढ़ते के बगैर पैसे देंगे आप? शाबाश दीजिए, दे भाई दे जल्दी दे, ऐसा सबक सिखाऊं सारी उम्र याद रहेगा। नहीं देने चाहिए पैसे किसी को, हाँ जी। और कुछ भी नहीं, दोस्त भी हो ना, पते की बात बता रहा हूँ, उसे बहाने से कहना यार मैसेज कर दे मुझे, बस ये व्हाट्सएप पे जरा मैसेज कर दी कितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, हाँ, ताकि सनद रहे, लोग दे। और जहन में रखिए जरूरत पड़ जाएगी इसकी, ये कंफर्म बात है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। शेयर सर्टिफिकेट भी हो गया, अब आगे जी मेरे भाई आपका क्वेश्चन। हाँ, नॉमिनल वैल्यू का उनकी फेस वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। नॉमिनल वैल्यू तो हमने पहले पढ़ा होगा ना, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, उसके ऊपर प्रिंट होती है शेयर्स के ऊपर। चलते चलते छोटी सी बात बता दूं, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू वो होती है जो शेयर्स के ऊपर प्रिंट होती है। इसका अपोजिट क्या भला, इसका अपोजिट है मार्केट वैल्यू। जरूरी नहीं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यूं ही आपको बता रहा हूँ सर। जैसे प्राइस बॉन्ड कभी देखा है आपने, उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड लिखी होती है भाई, 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड है, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन अगर उस प्राइस बॉन्ड में लिस्ट में नाम आ जाए, पता चले 50,000 का इनाम निकल आया, उसकी फेस वैल्यू कितनी है भला? फेस वैल्यू 100 रुपए है और मार्केट वैल्यू कितनी है? 50,100 रुपए। 50,000 इनाम और 100 रुपया उसका अपना। तो इसका मतलब है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मार्केट वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू हो गया। आगे चलते हैं। ये ना सचमुच के स्टॉक एक्सचेंज चले जाए, किसने शेयर खरीदने, कहते सर सारी क्लास में शेयर करते हैं ना, देख शेयर खरीदते हैं, वहाँ शेयर के ऊपर लिखा हो 10 रुपये और वो कहे भाई 34,000 रुपये का शेयर है। आप कहें ये तो सर ने बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है इस वजह से। जी भैया आगे चलते हैं, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल क्लास जो है उसमें अल्टरेशन हो सकती है। अच्छा जरा देखिएगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल में क्या जो क्लास होगी मेमोरेंडम में, उसमें वर्डिंग इसी तरह की लिखी होगी कि 5 बिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 500 मिलियन। इसी तरह वर्डिंग होगी ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, इसी तरह वर्डिंग होगी ना।
मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। कितने तरीके हैं चेंज करने के, जरा चुप करके तसल्ली से सुनते जाएं। पहला तरीका शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ये 500 मिलियन है 600 मिलियन कर सकते हैं। कैसे, ये देखें 6 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 इच। हाँ, पहले हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, लेकिन चेंज कैसे होगा? 5 के 6 मिलियन शेयर्स, इसको कहते हैं इंक्रीज कर दिया आपने। क्या कर दिया? ऑथोराइज शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। दूसरा क्या तरीका है चेंज करने का? भाई 500 से 600 हो सकता है, 500 से 400 नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। वो डिक्रीज नहीं, उसको कैंसिल कहते हैं। कैंसिल लॉ ने आना असली तौर पर डिक्रीज जाए था, लॉ उसे कहता है कैंसिल। लेकिन कहता है कैंसिल करते हैं भाई ध्यान रखना, वो वाले शेयर्स ना कैंसिल कर देना जो आप इशूड कर चुके हैं, पेड अप हो चुके हैं। वो शेयर जो अभी इशू नहीं हुए, पेड अप नहीं हुए, वो कैंसिल कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। ये नहीं कि जबरदस्ती वो शेयर ले गए, बाद में हमने उनको शेयर दे दिए, इधर से कैंसिल कर दिए, भाई तुम्हारे शेयर ही नहीं है। नहीं, ये उस देखें, अगर हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 मिलियन है, इश्यू शेयर कैपिटल भी 5 मिलियन है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 मिलियन है, इश्यूड शेयर कैपिटल 3 मिलियन है, अब हो सकता है, और कितना हो सकता है? 2 मिलियन तक। इंक्रीज जितना मर्जी कर लें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन कैंसिल सिर्फ उतना करना है जितना अनपेड होगा। पेड अब ना कर दे, वो शेयर जिसने पे किया वो सर पकड़ के रोता रहे उधर। फिर उसके बाद कहता दोनों में 500 का, अब जादू देखें, 500 का 600 हो सकता है। भाई ये 500 है, 600 हो सकता है। अगर इसको 600 कर दे, मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन होगी। 500 का 400 हो सकता है, 400 कर दे, वो भी अल्ट्रेशन होगी, क्योंकि मेमोरेंडम में ये सारी लाइन आती है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ, अल्ट्रेशन होगी। 500 का 500 ही रहे, फिर भी अल्ट्रेशन हो जाए, ये जादू है। कोई जादू नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई जादू नहीं है, सिंपल। क्या करें? सुन लें, कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, सब डिवाइड भी कर सकते हैं। गौर से एग्जांपल सुनने हैं। 5 मिलियन का 50 लाख होता है, 50 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, 500 मिलियन। इसको मैं 5 लाख शेयर ऑफ ₹1000 ईच कर दूं, टोटल फिर भी उतना आएगा। बताइए हमारी शेयर कैपिटल क्लास चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई, क्योंकि शेयर कैपिटल क्लास में पूरा स्ट्रक्चर आता है, तो मैंने टोटल सेम रखा, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। अच्छा, इस स्ट्रक्चर चेंज करने में मैंने इससे कंसोलिडेट किया, यानी शेयर्स को मिलाया, सामने तो अब क्या, जिस तरह मैंने शेयर्स को मिला के बड़ी अमाउंट का शेयर बना दिया, उसी तरह क्या मैं शेयर्स को तोड़ के छोटी अमाउंट का शेयर बना सकता हूं? इसको कहते हैं सब डिवाइड। शेयर्स को मिला के बड़ी अमाउंट का शेयर बनाना, ये क्या कहलाता है? कंसोलिडेट। शेयर्स को तोड़ के छोटी अमाउंट का शेयर बनाना क्या कहलाता है? अब सुनिए, चेंज किया आपने, पहले बताना है अल्ट्रेशन है कि नहीं, फिर बताना है चारों में से कौन सी अल्ट्रेशन है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ये है, मैंने इसको चेंज करके क्या किया, 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल 500 मिलियन ही है। भैया अल्ट्रेशन है कि नहीं है? कौन से वाली है? सब डिवाइड। सिंपल। कहता है कर किस किस तरीके से सकते हैं, ये समझ लगी। 4 एक 5वां भी एक जगह पे उसने लिखा हुआ, लेकिन वो अंडरस्टूड सा है। वो कहता है अगर आपने जिस वक्त पहले रजिस्टर करवाए, सिर्फ आपने ऑर्डिनरी शेयर करवाए एट टाइम स्टार्ट में, बाद में आपका दिल किया नहीं प्रेफरेंस भी होने चाहिए, तो प्रेफरेंस वाले बाद में भी रजिस्टर करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। चलें, समझ आ गई है कि 4 तरीके से अल्ट्रेशन हो सकती है। इंक्रीज भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, इसको डिक्रीज नहीं बोलना। इंक्रीज भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, कंसोलिडेट भी, सब डिवाइड भी। कंसोलिडेट सब डिवाइड पता चल गया कैसे है?
कहता है प्रोसीजर क्या होगा, पहला स्टेप ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, आर्टिकल्स में इस चीज की इजाजत होनी चाहिए कि आप शेयर कैपिटल को चेंज कर सकते हो। शेयर कैपिटल ये उन्होंने बिला वजह की पता नहीं क्यों वैसे कंडीशन ऐड रखी है, क्योंकि असल में अगर इजाजत नहीं भी है ना आप फिर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे वाला फिर आप कहें मेमोरेंडम की बारी बाद में आएगी, पहले आर्टिकल्स को चेंज कर लेते हैं। आप आर्टिकल्स को पहले फिर चेंज कर लेंगे। लेकिन बहरहाल एग्जाम का क्वेश्चन है, पहली लाइन ये लिखनी है। जब कभी वो हमसे पूछे बताओ हमने शेयर कैपिटल क्लास चेंज करनी है मेमोरेंडम में क्या करें, हम कहेंगे कंपनी कैन डू सो इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। पहली लाइन ये लिखनी है कि कंपनी कैन चेंज इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास इफ ऑथोराइज्ड बाय, फिर उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन। बाकी रूटीन आपको पता ही है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या करना है, डॉक्यूमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन और अल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास जाना है। लेकिन 15 इससे पहले जितनी दफा भी रजिस्ट्रार के पास गए थे ना 30 दिन में थे, इसमें कह रहा है 15 दिन में जाना है। कितने दिन में, ये था हमारा आज का लेक्चर। फिर क्विक किस्म की रिवीजन कर लेते हैं एंड पे 1 मिनट के अंदर। मुझे बताइए शेयर्स की कितनी काइंड हैं, कौन कौन से, आगे फर्दर क्लासेस हो सकती हैं। क्लासेस में फर्क क्या होता है, डिफरेंट राइट्स का। वो राइट्स वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या है, तकरीबन वही जो कि शेयर और डिबेंचर में फर्क है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि प्रायोरिटी राइट है डिविडेंड का, वाइंडिंग अप में रीपेमेंट का। और कौन से वाले शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी वाले, बिल्कुल ठीक है। ये दो बड़े डिफरेंस के बाद क्या बताइए, अल्टरेशन करनी है शेयर कैपिटल क्लास में कितने तरीकों से कर सकते हैं, इंक्रीज, कैंसल, कंसोलिडेट, सब डिवाइड। तरीकाकार क्या है, सबसे पहले ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, स्पेशल। और मुझे डर है कि आप प्रोसीजर बताते हुए पहले वाली लाइन भूल जाएंगे। पक्की बात है, वचन देते हैं नहीं भूलना इसको। ठीक है जी, लेक्चर खत्म।